So in the last session, we studied about spectra, Rutherford ka theory, where it went wrong, and now we are going to continue with one important topic known as spectral lines. So we got overall idea about these lines or how exactly spectra is obtained. अभी देखेंगे कि ये स्पेक्ट्रा वर्क कैसे करता है. ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनने की कोशिश करो. ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनका नाम डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट दैट एक्चुअली स्टडीड देम. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बाल्मर बोलता था क्योंकि बाल्मर ने उसको स्टडी किया है. सिमिलरली देयर वेर मल्टीपल साइंटिस्ट नोन एज लाइमैन, ओके, पीपंड, पाशन एंड सो ऑन. So first thing that you need to understand is this: 1 upon lambda is given by the formula r equals to 1 upon n1 square minus n2 square. अब ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये सारे टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. r is a constant known as Rydberg constant. इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, इसका डेरिवेशन भी करने वाले हैं. n1 is our lower orbit, n2 is our higher orbit. हायर ऑर्बिट इन द सेंस सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. मतलब अगर लोअर ऑर्बिट फर्स्ट हुआ तो हायर सेकेंड हो सकता है, थर्ड, और इट कुड बी एनीथिंग. एंड देन 1 अपॉन लैम्बडा इज ऑल्सो नोन एज वेव नंबर. ओके, तो लाइमन सीरीज के लिए जो अपना लोअर ऑर्बिट होता है उसको फर्स्ट ऑर्बिट फिक्स किया जाता है. तो n1 के जगह 1 डाल सकते हैं, एंड एज 1 ऑलरेडी इज टेकन तो उसके ऊपर वाला नंबर चूज करेंगे, लाइक 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो n2 के जगह आप 2 डालोगे और यहाँ पे n2 के जगह आप क्या डालोगे, 3 डालोगे. ओके, तो आप क्या मिलेगा, 2, 3, 4 सो ऑन. और यहाँ पे मतलब बेसिकली n2 के जगह एक बार 2 डाल सकते हो, एक बार 3 डाल सकते हो. समझो आपने n2 के जगह 2 डाला तो आपको 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. r का वैल्यू कांस्टेंट पता होता है, इधर से आपको लैम्बडा मिल सकता है, मतलब वेवलेंथ. और यही चीज यूज करके यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ बाल्मर ने प्लॉट किए थे, लाइक 486 नैनोमीटर एंड सो ऑन. बट इंटरेस्टिंगली बाल्मर ने जब ये चीज की थी तो उसने फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं किया था. इनफैक्ट उसको फॉर्मूला पता ही नहीं था. बाल्मर ने तो ऑब्जर्वेशन के बेस्ड ये बनाए थे. उसने ऑब्जर्व किया था कि इसका वेवलेंथ इतना है तो उसने प्लॉटेड किया था. बट ये जो फॉर्मूला है वो बाद में डिस्कवर हुआ था, एंड जब ये डिस्कवर हुआ था तो वो जो बाल्मर ने प्रूव किया था वो मैच हो गया. इजंट इट वंडरफुल. तो आप मतलब कोई भी n चूज कर सकते हो n2 में ग्रेटर देन 1 एंड यू विल गेट दिस पर्टिकुलर सीरीज. एक और चीज आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे एक एंड पॉइंट होता है लेफ्ट मोस्ट साइड पे जिसको लाइमन लिमिट बोलते हैं, या फिर बाल्मर लिमिट, या फिर पाशन लिमिट. लिमिट मतलब इसके लेफ्ट साइड में आपको और कुछ नहीं मिलेगा, इट इज जस्ट लाइक अ लिमिटिंग वैल्यू. ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, बाल्मर सीरीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. तो बाल्मर ने क्या किया, बाल्मर ने n1 के जगह 2 लिया था तो 2 डाला. तो n2 क्या वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक 3, 4, 5 एंड सो ऑन. फिर आपको जो सीरीज मिलता है वो कुछ इस तरह से दिखता है. लाइक फॉर एग्जांपल समझो 400 एंड समथिंग करके एक वेवलेंथ आया आपको, तो ये आपको दिखेगा, ये वाला, देन ये वाला. डेफिनेटली उनके कलर डिफरेंट होंगे क्योंकि अगर हम लोग इनको विजिबल स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं तो डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट कलर मिलेंगे आपको. यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है तो कलर नहीं दिख रहे हैं. पाशन सीरीज में n1 के जगह 3 डाला जाता है एंड आपको ये ऐसे टाइप का ग्राफ मिलेगा. अगर n1 3 डाला तो n2 का वैल्यू 4, 5 एंड सो ऑन होता है. कभी जब आपको सीरीज लिमिट निकालनी होती है तो आप हायर ऑर्बिट को इनफाइनाइट पुट करोगे. क्या पुट करना है हायर ऑर्बिट को, इनफाइनाइट. तो समझो जो n2 है उसको मैंने इन्फिनिटी पुट कर दिया. अगर मैंने n2 को इन्फिनिटी पुट कर दिया तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर. तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो बचा क्या, r अपॉन n1 स्क्वायर. तो दैट मीन्स अगर मुझे लैम्बडा निकालना है तो मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो लैम्बडा हो जाएगा n1 स्क्वायर बाय 4. ये होता है आपका फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट एनी सीरीज लिमिट. तो कभी भी जब भी आपको सीरीज लिमिट फाइंड आउट करना होता है तो आप ये फॉर्मूला को यूटिलाइज कर सकते हो. ओके, अभी बात करते हैं आगे वाले टॉपिक की. आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेकेंड चीज, बाल्मर सीरीज के लिए अगर लिमिट आपको निकालनी है क्या करना पड़ेगा पता है. ये जो n1 है ना, n1 उसके जगह आपको क्या डालना है, 2 डालना है. तो आपने n1 के जगह अगर 2 डाला तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, आपको मिला 4 बाय r. सिमिलरली देयर आर 2 मोर सीरीज जिसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है. वन ऑफ द सीरीज इज नोन एज ब्रैकेट सीरीज जिसमें n1 के जगह 4 डालते हैं, एंड पीफंड सीरीज जिसमें n1 के जगह 5 डालते हैं. तो डिफरेंट सीरीज के लिए हम लोगों को डिफरेंट n1 का वैल्यू पुट करना पड़ता है. उसके बाद टॉपिक आता है
जिसने एक्चुअल में नील बोर ने पूरा का पूरा एटॉमिक वर्ल्ड हिला दिया। व्हाई? बिकॉज जो भी कंफ्यूजन थे वो सारे के सारे कंफ्यूजन ये बंदे ने दूर कर दिए। कैसे? उसने हम लोगों को कुछ थियरीज दिए, कुछ पॉस्टुलेट दिए। पहला पॉस्टुलेट क्या बोलता है? द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। नाउ देयर इज अ रूल, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी मस्ट है। मतलब लाइक होना ही चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स नथिंग कैन हैपन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कंपल्सरी, ये पक्का है। ओके, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज लाइक विष्णु भगवान। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि अगर आप कंसिडर करोगे न्यूक्लियस तो उसमें प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। तो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट किया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा मैं यहाँ पे जानबूझ के n लिख रहा हूँ सबस्क्रिप्ट की तरह। व्हाई आई एम राइटिंग इट एज सबस्क्रिप्ट? क्योंकि मल्टीपल ऑर्बिट्स हो सकते हैं। तो अगर समझो मैं थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग Rn आई विल राइट R3, इंस्टेड ऑफ राइटिंग Vn आई विल राइट V3। और एक चीज नोटिस की होगी आपने, मैंने Z इंट्रोड्यूस किया है। ये तो बात पक्की है कि Q1 की जगह EQ लिखा बिकॉज प्रोटॉन का चार्ज, एंड Q2 की जगह EQ लिखा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है। सो एज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम चार्ज वी कुड राइट देम इन टुगेदर लाइक दिस। तो बाजू में ये जो Z है वो Z का पर्पज क्या है? कुछ तो पर्पज होगा Z का। तो Z ये है कि नंबर ऑफ पेयर्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था गोल्ड के बारे में करें तो गोल्ड में कितने होते हैं? 79। तो मैं Z के जगह क्या पुट करूंगा? 79। ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट। अभी आगे देखो क्या होने वाला है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी देखो ये mv²/r हुआ 1/4π(z²), मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो ये इसको इक्वेशन 1 बोल के यहीं पे होल्ड पे रखेंगे, ज्यादा कुछ डेप्थ में नहीं जाएंगे, ज्यादा कुछ और स्टडी नहीं करेंगे। सेकेंड चीज जो उसने बोली वो बोला द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक सर्टन फिक्स वैल्यूज सच दैट, मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं रेडियस में घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज रेडियस वेयर a specific condition is matched and that specific condition is that angular momentum should be integral multiple of h/2π। तो जहां कहीं पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेगा। ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट, पहले वो बताता हूं। मैक्सवेल रिकैप में जाते हैं, थोड़ा प्रीवियस व्यू देखते हैं। मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि मैक्सवेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहना ही नहीं चाहिए। एज इट इज एक्सेलरेटेड देन दैट मींस इट शुड लूज एनर्जी, एज इट इज लूजिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो वो न्यूक्लियस के क्लोजर अप्रोच करना चाहिए था। जैसे न्यूक्लियस के क्लोजर अप्रोच करता है इवेंचुअली डेड हो जाता है। बोलने का पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट में नहीं रहना चाहिए, ये मैक्सवेल बोलता है और उसका थियरी ऑलरेडी वाज प्रूवन टू बी करेक्ट, जो उसका कंसेप्ट था वो। तो ये आंसर रुदरफोर्ड नहीं कर पाया था, तो उसको सॉल्व किसने किया? बोर ने। बोर क्या बोलता है, अगर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम nh2π से मैच हुआ दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन वहां पे स्टेबल है। अभी कोई एक पर्सन आया और उसने पूछा बोर को कि भाई ऐसा क्यों, why exactly nh/2π, why can't it be nh/3π और nh² जो भी है, h ही क्यों, g ले और कोई कांस्टेंट ले। बोर was not able to explain why exactly it is happening। वो बंदे को एक्सप्लेन ही नहीं करना आया कि एग्जैक्टली मतलब ऐसा ही क्यों है, कुछ तो रीजन होना चाहिए, एग्री, बट ऐसा ही क्यों, he was not able to explain। बट वन थिंग फॉर श्योर, उसका जो भी कंक्लूजन था वो करेक्ट था। ये जो आप n दिख रहे हो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यू कुड से दिस इज अवर ऑर्बिट नंबर। तो ये आपको क्या बताता है, ये ऑर्बिट का वैल्यू बताता है, कौन से ऑर्बिट में, लाइक फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ mvr। कौन से फॉर्मूला से दिया जाता है? mvr।
आई हैव ऑल्सो नोटेड दैट पर्टिकुलर थिंग डाउन ओवर हियर। तो मुझे क्या मिला, MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी मैं क्या देखने वाला हूँ वो चीज समझो। थर्ड ऑर्बिट, थर्ड पोस्टुलेट, an electron can make a transition from one of its orbit to another orbit having lower energy। तो मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन था, मस्त एकदम हायर ऑर्बिट में चिल मार रहा था, वो लोअर ऑर्बिट में आने की कोशिश करेगा बिकॉज दे वांट्स टू स्टे एट लोअर एनर्जी लेवल। समझो उसको रहना है लोअर एनर्जी लेवल पे, तो वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है और एज यू कैन सी ओवर हियर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। अभी सीन क्या होता है गाइस, सीन क्या होता है वो समझने की कोशिश करो कि जब ये नीचे आता है तो उसको अपना कुछ एनर्जी लूज करना पड़ेगा। दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, दैट इज वाई इसको एच न्यू लिखते हैं। तो एच न्यू के टर्म्स में एनर्जी लूज किया जा रहा है। तो मैंने ये नोट डाउन किया एच न्यू के टर्म्स में, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। देखो हायर ऑर्बिट का एनर्जी किससे डिनोट किया, En2, लोअर ऑर्बिट En1। ये छोटू सा अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का उतना ही ये होता है साइज, आपको पता है। तो जब ये En2 से लेके En1 आता है, व्हाट इज इट डूइंग, इट इज लूजिंग सम एनर्जी। सो En2 माइनस En1 H न्यू होता है। मतलब हायर ऑर्बिट में जितना एनर्जी था, लोअर ऑर्बिट में जितना एनर्जी था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको H न्यू मिलेगा। Why? बिकॉज हायर टू लोअर आने के लिए उसको कुछ एनर्जी लूज करना पड़ रहा है, तभी तो वो लोअर ऑर्बिट अचीव कर पाएगा। And that is why En2 minus En1 equals to H nu is the answer that you were looking for। ये था सिंपल सा कंसेप्ट, ये था थर्ड पोस्टुलेट। ये तीनों के तीनों पोस्टुलेट आगे चल के हम लोग यूज करने वाले हैं डेरिवेशन के लिए। पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट या फिर रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। तो बोर ने ना एक सिंपल सा रेडियस का फॉर्मूला क्रिएट किया, उसने सेकेंड पोस्टुलेट यूज किया, और वो सेकेंड पोस्टुलेट यूज करने के बाद उसने उधर से वेलोसिटी फाइंड आउट की। कैसे, MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2π था, M को इधर ले, R को इधर ले, V क्या मिला, NH अपॉन 2π mRn बराबर। ये जो Vn का वैल्यू था उसको उसने इक्वेशन 1 में, मतलब अपना ये जो इक्वेशन दिख रहा है उसमें सब्स्टिट्यूट किया। तो फिर वंस वी सब्स्टिट्यूट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ओवर हियर, हर एक टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये n स्क्वायर, h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m स्क्वायर, Rn स्क्वायर एंड सो ऑन। एक Rn ऑलरेडी नीचे था। राइट हैंड साइड पे एज यू नो हम लोगों को ये टर्मिनोलॉजी मिलती है। आई एम गोइंग टू कैंसल आउट कॉमन टर्म्स लाइक z, 4 पाई एक कट हो जाएगा, देन Rn स्क्वायर कट हो जाएगा, देन इज देयर एनीथिंग टू कट, यस मास ऊपर है, एक m नीचे है तो वो भी कट कर दिया। अभी क्या होने वाला है, अभी वंस वी डू दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, हम लोगों को जो भी एडजस्टमेंट है वो इस तरह से करने हैं कि Rn एक तरफ आना चाहिए। तो मैं Rn को एक तरफ लेता हूं, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ। लाइक फॉर एग्जांपल बचे हुए Zd स्क्वायर को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी विल गेट। ओके, तो ये चीज अगर आपको मिलती है तो ये होता है आपका Rn का फॉर्मूला। इसको मैंने अच्छी तरह से हाईलाइट किया है। नोटिस सम इंपॉर्टेंट थिंग, H कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है, मास अगर मैंने कांस्टेंट लिया और चार्ज कांस्टेंट लिया, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का ये होगा ना। तो अगर आप ये सब कांस्टेंट लेते हो तो यू कैन कंक्लूड दैट Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। क्या बोला, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। ओके, ये चीज बाद में न्यूमेरिकल्स में एंट्रेंस में आपके बड़े काम की है, तो इसको अच्छी तरह से हमें याद रखना है। नेक्स्ट, ओके, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 डालेंगे। मतलब अगर समझो मुझे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालना है कि कितने ऑर्बिट पे फर्स्ट ऑर्बिट मिलता है, कितने रेडियस पे फर्स्ट ऑर्बिट मिलता है। सो आई विल यूज n का वैल्यू 1। जैसे मैं n का वैल्यू 1 डालूंगा मुझे ये चीज मिलेंगी, h स्क्वायर ब्ला 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 ब्ला। मैंने कांस्टेंट के वैल्यूज पुट किए, आपके रिकॉल के लिए मैं कांस्टेंट्स के वो वैल्यूज बताना चाहता हूँ। h का वैल्यू इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज 6.63 into 10⁻⁻34। एप्सिलॉन नॉट permittivity of free space 8.85 into 10⁻12।
m का वैल्यू 9.1 into 10⁻31 mass of electron. Then last one E, that is charge of electron 1.6 into 10⁻19 coulomb. So this is what we get. Once we put all these data, मुझे ना आंसर जो आता है वो 0.053 आता है इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर. क्या आया? 0.053 इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर. तो ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्बिट. अगर आप z का वैल्यू चेंज करोगे तो आपको आंसर अलग अलग मिलता रहेगा. अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो z का वैल्यू 1 आता है. तो z में मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, आई विल गेट द फाइनल आंसर. ओके, तो ना इन जनरल अगर n और z को पुट ही नहीं किया तो मुझे क्या मिलता है? Rn इक्वल्स टू 0.053 n² अपॉन z. और 0.053 कांस्टेंट है तो आप उसको प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो. यू कैन राइट Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z. यही तो बात कर रहा था मैं. n क्या होता है? n इज अवर नंबर ऑफ ऑर्बिट. कौन से ऑर्बिट में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एंड z इज एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में डिटेक्ट करता है. नेक्स्ट एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट. किसका रेडियस निकालना है? थर्ड. फॉर द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. तो अगर समझो आपको हाइड्रोजन बोला है तो z का वैल्यू 1 है, ये तो पता ही चल गया. अगर z का वैल्यू 1 है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n². इतना ही बचेगा. तो आप क्या कर सकते हो? आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो. r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² सिंस z इज इक्वल्स टू 1. सो r1 अपॉन r3, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, इट्स n1 अपॉन n3 द होल स्क्वायर. अभी देखो r1 का वैल्यू 0.053 ये हम लोगों ने पढ़ा था. देन r3 का वैल्यू हमें निकालना है. n1 का वैल्यू n1 का वैल्यू 1 एक्चुअली, एंड n3 का वैल्यू 3, तो 1/3 द स्क्वायर. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको r3 मिलेगा 0.053 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो r3 का आंसर ये आएगा 0.477 नैनोमीटर. दिस इज व्हाट वी गेट, व्हाट वी वेर लुकिंग फॉर. एकदम इजी सा क्वेश्चन है. सेम चीज यहाँ पे आपको सॉल्व में मिलेगी. ओके, नेक्स्ट एक नोट याद रखना है. बोर्स पोस्टुलेट वर्क्स इफेक्टिवली ओनली फॉर एटम्स विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट. तो बोर का पोस्टुलेट ऐसे ही एटम्स के लिए वर्क करता है जिनके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है. मतलब इफेक्टिवली इन द सेंस मोर एक्यूरेटली. इफ वी गो इनटू कॉम्प्लेक्स थिंग लाइक एक एटम है जिसके ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, या फिर ऐसा कुछ है, तो बोर का जो ऑर्बिट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता. ओके, मतलब बोर के जो पोस्टुलेट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते. ये चीज अच्छी तरह से समझ लो. नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी कैन यूज द सेकेंड पोस्टुलेट, दैट इज mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2π. rn का फॉर्मूला ऑलरेडी अपने को पता है, हम लोगों ने इसको डिराइव किया है. rn को यहाँ पे पुट कर दो. देखो वेलोसिटी के दो फॉर्मूलाज है, एक जो मैं z के टर्म्स में डिराइव करने वाला हूँ और एक जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था. कहाँ पे? यहाँ पे nh के टर्म्स में. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो रिजल्ट में आया था, और ये दूसरा है जो अभी मैं सिखाने वाला हूँ आपको. तो mvr होता है nh अपॉन 2π. दिस इज बोर्स सेकंड पोस्टुलेट. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज rn. rn मतलब जो रेडियस है जिसके बारे में हम लोगों ने डिराइव किया था, वही चीज मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको. तो अभी आप rn का वैल्यू लिखोगे, सारी चीजें यहाँ पे पुट करोगे. व्हाट यू आर गोइंग टू डू, rn का वैल्यू पुट करने के बाद कैंसिलेशन करोगे. जैसे यहाँ पे m था, m कैंसिल किया. लेफ्ट साइड में पाए, राइट साइड में पाए कैंसिल. 1h विल बी कैंसिल, 1n विल बी कैंसिल. सारी चीजें कैंसिल 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 कैंसिल. कैंसिल करने के बाद यू गेट समथिंग लाइक दिस विच इज इक्विवेलेंट टू हाफ. हाफ ही बचा राइट साइड में. उसके बाद क्या होता है, आपको vn निकालना है, बराबर. तो आप यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज vn इक्वल्स टू z² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट hn. अभी देखो कि यहाँ पे कौन सी चीजें कांस्टेंट है. E कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, h कांस्टेंट. सो वी कैन डायरेक्टली राइट दैट vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. तो ये रिलेशन हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने इसको प्रॉपरली डेवलप कर दिया. नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी बात करेंगे एनर्जी. इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, एनर्जी को स्टडी करेंगे इन डेप्थ. देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv². तो आई एम गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला.
but velocity in the nth orbit is very much known, correct? So I am going to put that particular velocity over here. तो जब मैं इस वेलोसिटी को सब्सटीट्यूट करूंगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इधर स्क्वायर है, मैं इसका स्क्वायर मारूंगा. देखो क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखो, धीरे धीरे देखो, हर एक टर्म को समझने की कोशिश करो. तो जेड स्क्वायर ई रेस टू स्क्वायर, ई रेस टू 2 का स्क्वायर होता है ई रेस टू 4, देन 2 का स्क्वायर 4, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एंड सो ऑन. तो ये चीज आपको मिल गई. अभी आगे क्या होगा, ये तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया. उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी. बट पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन. ये 11th में सीखा है आपने. कहाँ पे सीखा है, 11th में. पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये माइनस के साथ आपने पुट किया. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर. वो भी पुट किया. बाजू में आर एन था, वो भी पुट किया. आर एन कट हो गया. व्हाट डू यू गेट, यू गेट समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस. तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्लिक हुआ, करेक्ट. माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन. व्हाट अबाउट आफ्टर दैट, आफ्टर दैट आपको आर एन के जगह उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है रेडियस का, जो आपको पता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर. सर डू वी हैव टू रिमेंबर दिस आर एन का वैल्यू. टू बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आते हैं वो रिलेशन के ऊपर बेस्ड आते हैं, जो मैंने शॉर्ट वाले रिलेशन सिखाए थे ना एंड में ऐसे. बट स्टिल अगर आप नॉलेज रखोगे तो दैट वुड बी अ गुड थिंग. अगर आप आर एन का फॉर्मूला एटलीस्ट रट्टा मार पाओ तो मारो, अच्छी बात है. तो ये आर एन आपने यहाँ पे पुट कर दिया, पाई पाई कट कर दिया, कैंसलेशन कर दिया. जो ये एम जेड ई स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर के अपॉन में है. तो जैसे वो ऊपर चला जाएगा आपको क्या मिला, आपको पॉजिटिव में आंसर मिल गया. मतलब पॉजिटिव इन द सेंस ऐसा कुछ आंसर मिल गया. तो ये टर्म्स को मैंने एडजस्ट किया, लाइक जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 और आपको पोटेंशियल एनर्जी मिला. अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलता है तो आपको टोटल एनर्जी निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है. टोटल एनर्जी इज कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. सो यू आर गोइंग टू ऐड देम टुगेदर. तो मैं वही चीज कर रहा हूं, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं. लाइक काइनेटिक एनर्जी लिखा, ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी लिखा, दोनों को ऐड कर दिया. अभी मैं इसमें से कॉमन टर्म करने वाला हूं, बाहर निकालने वाला. कॉमन टर्म कौन से है, एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 निकाला, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर निकाला. यहाँ पे क्या बचा, हाफ. इधर से तो पूरा बाहर निकल गया, तो क्या बचा 1. सो दिस बिकम्स हाफ माइनस 1. व्हाट इज हाफ माइनस 1, इट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ. क्या होता है हाफ माइनस 1, इट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ. तो आपको ये वाला आंसर मिल गया. नेक्स्ट, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाएगा माइनस एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बाहर 4 था, यहां से माइनस हाफ बचा था. 4 इंटू माइनस 2 इज नथिंग बट माइनस 8. नेक्स्ट, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाने के बाद एक चीज आपको याद रखनी है, एंड दैट इज नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस. अगर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर याद आ रहा है, 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो आपका बाइंडिंग एनर्जी होता है वो पॉजिटिव होता है और टोटल एनर्जी होता है सैटेलाइट का वो निगेटिव होता है. टोटल एनर्जी वहां पे भी मैंने बताया था निगेटिव होने के पीछे का रीजन क्या है कि सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ. क्या है, सैटेलाइट बाउंड टू अर्थ. अभी यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे ये बात समझनी है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस है. डोंट यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि जो रिलेशन ग्रेविटेशन में प्लैनेट्स एंड अर्थ के बीच में हो रहा था या फिर ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के बीच में हो रहा था, वही रिलेशन यहाँ पे किसके बीच में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में. अभी ये तो टोटल एनर्जी हुआ. आपको इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो आपको बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा टोटल एनर्जी के उल्टा. दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी इज निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. तो माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा और आपको प्लस में आंसर मिलेगा. बट व्हाट एग्जैक्टली बाइंडिंग एनर्जी इज, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट एटम टू सेट इलेक्ट्रॉन फ्री. तो जो भी अगर समझो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और आपको उसे क्या करना है, आपको उसे फ्री करना है, तो आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी और इट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. तो दोनों में से जो भी टर्म आपको फॉलो करना है फॉलो करो. मोस्टली ना हम लोग टोटल एनर्जी के टर्म्स में डिस्कशन करते हैं. टोटल एनर्जी En इज गिवन बाय फॉर्मूला दिस.
इसमें हम लोग ना सारी चीजें पुट करेंगे, एम जेड स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हर एटम के लिए जेड डिफरेंट होगा, ई का वैल्यू डिफरेंट, सारी चीजें डिफरेंट पुट करेंगे एंड वंस वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग अपने को आंसर आता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो कांस्टेंट पुट किया है मैंने, आई नो दैट आई हैव पुट देम इन एसआई, बट इनको मैंने कांस्टेंट को एसआई में पुट किया है, बट मेरे बोलने का पॉइंट ये है कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो मैंने कन्वर्टेड आंसर लिखा है। ओके, एक इन जनरल फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है जो बड़े काम का है एंड दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला इज दिस: बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी which is equals to minus of total energy which is equals to minus of potential energy by 2। ध्यान से बताता हूँ, फिर से समझने की कोशिश करो। देखो, बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन सेम है। देखो ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का भी 4 2 8 सेम फॉर्मूला डेवलप हो रहा था। पोटेंशियल एनर्जी का -/2 करके आ जाएगा और टोटल एनर्जी का भी बाइंडिंग एनर्जी के अपोजिट होता है। तो अगर आपको समझो एक क्वेश्चन आए, आपको बोला गया कि फाइंड आउट ऑल एनर्जीज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, तो आप ना सिर्फ एक एनर्जी निकाल सकते हो लाइक बाइंडिंग एनर्जी एंड देन यू कैन कीप ऑन मॉडिफाइंग दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर योर एडवांटेज। तो मतलब आपने सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी निकालना है और ये फॉर्मूला यूज करके हर एक एनर्जी को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। अगर समझो मैं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड करूं तो जो मेरा z का वैल्यू होता है वो 1 होता है और n का वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। मैंने पुट कर दिया, तो दैट्स व्हाई आई गेट फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल -13.6। दैट मीन्स अगर ये उसका टोटल एनर्जी है, दैट मीन्स अगर मुझे इसको बाहर निकालना है, मुझे इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको +13.6 प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +13.6, तभी वो फ्री हो जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स मुझे इतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट की बात करूंगा तो जो नीचे n है उसके जगह 2 आ जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो -13.6 अपॉन 4 विल इवेंचुअली गिव यू आंसर एज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ऐसे करके हम लोग किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर मैंने वही चीज की है, फर्स्ट ऑर्बिट का -13.6 एंड दिस ग्राफ इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन ओनली। किसके लिए ट्रू है ये, हाइड्रोजन के लिए ही सिर्फ ट्रू है। ये चीज याद रखने की कोशिश करो, किसके लिए ट्रू है ये, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। तो n इक्वल्स टू 1 -13.6, n इक्वल्स टू 2 -3.4, n इक्वल्स टू 3 -1.51, n इक्वल्स टू 4 माइनस। आई वुड रिकमेंड यू टू एटलीस्ट रिमेंबर 3 एनर्जी लेवल्स। ओके, बाकी का बाद में देख लेंगे, एडजस्ट नहीं होता तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो अभी ये जो एनर्जी लेवल्स है या फिर ये जो ऑर्बिट्स है वो इनफाइनाइट तक कंसिडर किया, तो एनर्जी करते 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 लोएस्ट कितना होगा, 0 एनर्जी। ओके, मतलब 0 एसोसिएटेड एनर्जी विद न्यूक्लियस, मतलब वो न्यूक्लियस को बाउंड नहीं है, दैट्स व्हाई उसका एनर्जी न्यूक्लियस के कंपेरेटिवली 0 हो रहा है। ओके, अभी अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूंगा तो क्या बोला था मैंने, लाइमन सीरीज का लोएस्ट ऑर्बिट 1 होता है। दैट मीन्स लाइमन सीरीज कहीं पे भी एंड हो वो हमेशा 1 पे ही एंड होगा, मतलब कहीं पे भी स्टार्ट हो इट विल ऑलवेज एंड एट 1। सो जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 से 1 तक आ रहा है, फिर 3 से 1 तक आ रहा है, 4 से 1 तक, 5 से 1 तक एंड सो ऑन। एंड इफ यू सी द सेम लेवल इन केस ऑफ बाल्मर, यू विल नोटिस दैट बाल्मर सीरीज आपका 2 पे खत्म हो रहा है, मतलब उसका लिमिट 2 है, बराबर ना। आपने n1 इक्वल्स टू 2 डाला था तो आपने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, तो ये डाला, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा एंड सो ऑन। नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू पुट पार्शियल सीरीज के लिए, तो पार्शियल सीरीज में क्या होता है कि 3 होता है आपका लिमिट, बराबर, मतलब या फिर 3 होता है आपका स्टार्टिंग। तो n1 आपका 3 आएगा तो 3 तक आपको लाइन खींचने, यहाँ से 4 से 5 से 6 एंड सो ऑन। इसके बाद ब्रैकेट एंड पी फंड आता, ब्रैकेट आता तो आप यहाँ पे 4 पर खत्म करते, बट एज आई सेड कि वो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है एंड एज इट हैज नॉट बीन गिवन टू योर सिलेबस, दैट इज वाई हम लोगों को उसको बनाने की जरूरत नहीं है। बट ये जो डायग्राम है, ये कंप्लीट डायग्राम हम लोगों को 2 मार्क्स के लिए आ सकता है इन द फाइनल एग्जाम। सो प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर डायग्राम प्रॉपरली फॉर 2 मार्क्स।
और ये जो ऊपर वाले लाइन है वो सेट डिस्टेंस पे आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। खाली 5 लाइन का ख्याल रखो, 1 2 3 4 5। उसके बाद वाले लाइन ऐसे रैंडमली भी खींचोगे ना तो भी चल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। समझ गए? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम क्या रहना है आपको, चिल रहना है एंड आप आराम से इसको कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग इस एनर्जी लेवल के बारे में और थोड़ी टर्म्स पढ़ेंगे एंड नॉट ओनली दैट वी विल ऑल्सो स्टडी सम थिंग्स अबाउट रेडियो एक्टिविटी।